हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई धमाकेदार क्लास में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 2, क्योंकि मैंने आपको पार्ट 1 में पूरा का पूरा भूगोल करा दिया है। साथ ही दूसरे दिन के पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को भारत का इतिहास कंप्लीट करा दिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो, मतलब उस क्लास को नहीं देखे हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा क्लास का, आप लोग जाकर उस क्लास को देख लेना, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक क्लास होने वाली है। भारत के इतिहास और भारत के भूगोल से जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के यूपी होमगार्ड में बनेंगे ना, लगभग में उसी क्लास से क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोग उस क्लास को अगर नहीं देखे हो तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें कि पूरी की पूरी क्लास में आप लोगों को 100 नंबर वाली क्लास लगभग समझो होने वाली है। क्योंकि ये जो हमारा जीत बैच लॉन्च हुआ था ना, 1 अप्रैल से जीत बैच की शुरुआत हो चुकी है। और जीत बैच में आप लोगों को बहुत धाकड़ वीडियो और साथ ही बहुत धाकड़ क्लास आप लोगों के साथ जा रही है। तो आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं डे 2 पार्ट 2, जिसमें मैं आप लोगों को कराने वाला हूं भारतीय राज्य व्यवस्था। पूरा एक ही क्लास में खल्लास 13, 14, 15 मिनट का यह क्लास होगा, जहां पर आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, जितने भी क्वेश्चन है मैं आप लोगों को करा दूंगा। तो दोस्तों चलिए आज की इस क्लास को ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास आ रही है। साथ ही इस क्लास का लाइक टारगेट मात्र 200 लाइक है, जिसे आप लोग कंप्लीट करा देना। तो दोस्तों चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप लोग इस क्लास को 24 अप्रैल तक फॉलो कर लेते हो ना, तो 25वां अप्रैल का दिन आप लोगों का होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को 26 अप्रैल को मैं पूरा का पूरा सेट मिलाकर दिखा दूंगा कि हमारे ही चैनल से और जो हमने पढ़ाया वहीं से आया। तो दोस्तों चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर यहां से पेपर ना फंसा ना, तो आप लोग हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, हमें कमेंट बॉक्स में गाली देकर जाना। लेकिन उससे पहले आप लोग क्लास को पूरा देख तो लो एक बार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 352 के तहत करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मतलब किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने के शक्ति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के क्षमादान देने से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन आएगा, अनुच्छेद 72। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति के संविधान की गारंटी देता है? भाषण और अभिव्यक्ति के संविधान की गारंटी देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है ना, अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति के संविधान की गारंटी देता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं? कौन सी अनुसूची है जिसके अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं? तो 7वीं अनुसूची है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा राष्ट्रपति भंग कर सकता है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया है? मतलब किस संवैधानिक संशोधन का अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया है? तो कौन सा संशोधन है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन आएगा, 19वां संशोधन। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? तो बंधुता के सिद्धांत को बढ़ावा देना है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को भारत के संविधान के दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 79 एक के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन
सभापति है। कौन सभापति है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन आएगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति मतलब पदेन सभापति है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न करवाए गए? लोकसभा चुनाव जो हुए 2024 के कितने चरणों में संपन्न करवाए गए थे? तो 7 चरण में संपन्न कराए थे, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता है, कौन करता है? जो करों का वितरण करता है वो कौन करता है? वित्त आयोग करता है, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है? नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है तो राज्यों के राज्यपाल नहीं होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था। आयोग का कथन 2024 को हुआ था, तो आयोग का कथन 2024 को हुआ था, ऐसा नहीं है, 2024 को नहीं हुआ था। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष थे? हाँ, अरविंद पनगड़िया इसके ही अध्यक्ष थे, आपका ऑप्शन नंबर मतलब सी करेक्ट ऑप्शन आएगा, केवल दूसरा ही सही है, केवल दूसरा ही सही है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुसम्मेलित नहीं है? सही सुसम्मेलित नहीं है तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 और 22 में है, अनुच्छेद 19 और 22 में है। वहीं पर आपका है, धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 और 18 में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। ये सही सुमेलित नहीं है और सारा का सारा सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 15 में दिए गए हैं, भाग 15 में दिए गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे, जीबी मावलंकर थे। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, ना ही इसके साथ कोई भेदभाव किया जाएगा? किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 16(2) के अनुसार। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, मतलब सूची 1 को और सूची 2 को मिलाना है, तो सही उत्तर का चुनिए। जो अनुच्छेद 26 है, अनुच्छेद 26 में क्या था? अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता देना था, आपका ये का हो जाएगा 3। और फिर आपका अगला है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों को गठन करना था, मतलब बी का आप लोगों का चौथा हो जाएगा। तो चलिए अब ये 2 को मिला लेते हैं, तो बी का ये का तीसरा और बी का चौथा आप लोगों को पहले ऑप्शन में मिल जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका सी नंबर का जो है अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय था और अनुच्छेद 293 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन करना था। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? तो उल्लेखित सही क्रम आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। ये जो सही क्रम है ना, यही भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रम है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? कौन से अनुसूची किन राज्यों के, मतलब कौन कौन से राज्य हैं जिनसे जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम संबंधित है, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्म में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सुसम्मेलित नहीं है? मतलब कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है? तो अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये आपका क्या सही आंसर है? तो ये एकदम से गलत आंसर है, आपका ऑप्शन नंबर ये ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ये गलत है। और अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 136 ये सब सही है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मतलब पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, यही कथन सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए, मतलब कौन से अनुक्रम है जो कि सही बैठते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आएगा, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा एकदम से सीरियल वाइज सही बैठते हैं। जैसे शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, ये भी सही है। संजन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ये भी सही है।
लोक कथान लोक गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये भी सही है। और केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य, ये एकदम से सही है। मतलब पूरा का पूरा कालानुक्रम सही है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित है। मतलब इसमें आप लोगों को बताना है कौन सा सही करेक्ट ऑप्शन है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 340 अनुच्छेद में यही सही है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और यहीं से आपको क्वेश्चन मिल गया तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं। मतलब आप लोगों को टाइम मत बर्बाद करना। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान की गारंटी नहीं दी गई है। मतलब कौन सी स्वतंत्रता है जिसमें संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। तो संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता ये संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। मतलब किसकी परिकल्पना की गई है। तो अल्पसंख्यकों के हितों की परिकल्पना नहीं की गई है। वहीं पर कारखानों और खदानों के बच्चों की मजदूरी की निषेध कल्पना की गई है। और मानव देह व्यापार और बालक श्रम का निषेध किया गया है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 को आप लोगों को मिलाना है। तो अनुसूची 1 और अनुसूची 2 को आप लोगों को मिलाना है, एकदम से करेक्ट ऑप्शन। तो आपका जो भारत का संचित निधि है वो कौन सा है। भारत का संचित निधि अनुच्छेद 266 में संचित निधि का मतलब प्रावधान किया गया है। वहीं पर अगला है वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या हो जाता है, अनुच्छेद 280 में किया गया है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकालीन। वित्तीय आपातकालीन क्या है, अनुच्छेद 360 में। मतलब सी का आप लोगों का दूसरा ऑप्शन होगा। तो सी का दूसरा आप लोगों का 2 में ही है। तो ये 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं, ये दोनों गलत हो जाते हैं। और आप लोगों का भारत की संचित निधि क्या है, अनुच्छेद 266। तो एक में ही 1 है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत के स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित था। कौन सा संशोधन अधिनियम भारत के स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित था। तो 73वां और 74वां संशोधन संबंधित था इससे। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, संशोधन का उनके कर्मान्वय से वर्ष का मिलान कीजिए। मतलब कौन सा संशोधन कब हुआ था, इसको आप लोगों को मिलाना है। तो आप लोगों का जो 42वां संशोधन है, 42वां संशोधन कब हुआ था। 42वां संशोधन जो है वो हुआ था 1976 में। तो 1976 में हुआ था। ये सबसे छोटा वर्ष मतलब सबसे कम वर्ष है और सबसे ज़्यादा वर्ष इसी को हुआ है। तो ए का आप लोगों का तीसरा हो जाएगा। तो ये का आप लोगों का तीसरा एक में ही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है। कौन सा एक स्तर नहीं है। तो न्याय पंचायत ये स्तर एक प्रकार का स्तर नहीं है। ये आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 का मिलान कीजिए। अनुसूची 1 और अनुसूची 2 को मिलान करना है। तो अनुसूची 1 और अनुसूची 2 को मिलान करना है। तो सहकारी संघवाद क्या है, सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने किया था। और आपका ऑप्शन नंबर मतलब चौथा हो जाता है ना, ये का चौथा। तो ये का चौथा एक में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य की राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ये किस संशोधन में है। तो 356 वह मतलब अनुच्छेद में है, 356वें अनुच्छेद में है कि मतलब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति कभी भी शासन कर सकता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, पंचायतों में समस्त चुनाव का संचालन करता है। पंचायतों में समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है। तो पंचायतों में समस्त चुनाव का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समेत प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। मतलब कौन सा कथन इसमें से सही है। तो पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो सही है, पूरा एकदम से कन्फर्म सही है। और राज स्तर के नीचे पर्यवेक्षण है तो खंड का विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए, गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें केवल एक ही सही है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 का मिलान कीजिए। अनुसूची 1 और अनुसूची 2 का आप लोगों को मिलान करना है।
तो अनुसूची 1 और अनुसूची 2 को आप लोगों को मिलाने के लिए जो अनुच्छेद 324 है, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग करता है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की देखभाल करता है। तो पहला का चौथा आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा। बस आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आप लोग मिला सकते हैं अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग करता है। वहीं पर अनुच्छेद 280 में आप लोगों को वित्त आयोग की देखभाल की जाती है। इसी प्रकार से आप लोग मिला सकते हैं। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? तो मीरा कुमार है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्म में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय से सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा युग्म इसमें से गलत है? तो नवी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन करना, तो ये एकदम से बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ये ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? मतलब आप लोगों को बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। तो राज्यसभा के उत्तर प्रदेश में 31 सीटें आवंटित हैं, ये बिल्कुल सही है। तो आपका एक सही है। वहीं पर आपका अगला है, लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। हाँ, ये भी सही है। तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन आएगा। 1 तथा 2 दोनों सही है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधन किसके द्वारा होता है? त्याग पत्र अगर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को करना है तो किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? मतलब आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, सही एकदम से करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो अधिकरण भाग 11 में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? अंग्रेजी भाषा के लिए अनुमति किस अनुच्छेद में प्रदान की गई थी? किस वर्ष प्रदान की गई थी और कितने वर्ष हो गए? तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन आएगा। 15 वर्ष हो गए। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित कराता है? कौन सा अनुच्छेद है जो सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित कराता है? तो अनुच्छेद 40 है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों का आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मतलब क्या भारतीय नागरिकों का आर्थिक आय कौन प्रदान करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रदान करता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था का विचार किसने रखा था? त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 550 है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, मतलब आप लोगों को फिर से मिलान करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों तथा उनके प्रावधानों का मिलान कीजिए। अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 है, इसमें से आप लोगों को मिलाना है। तो अनुच्छेद 14 में क्या बात हुई थी? तो अनुच्छेद 14 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल लॉन्च किया गया था। तो आपका ये का हो जाएगा चौथा। तो ये का चौथा किसी में नहीं है, मतलब ये का चौथा आप लोगों का किसी में नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाता है। ये का चौथा किसी में नहीं है तो बिल्कुल आप लोगों का गलत ऑप्शन हो जाता है। तो आप लोगों का ये में चौथा कहीं नहीं दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों का मतलब ई ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में अल्पसंख्यकों के लिए हित है? किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के लिए हित है? तो कौन से अनुच्छेद बनाए गए थे? अनुच्छेद 29। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई थी? इनमें से इसके अंतर्गत रखी गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। राजनीति के निदेशक के तत्व के अंतर्गत रखी गई थी। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? धन विधेयक को कौन परिभाषित करता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 110 है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, किससे संबंधित है, कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 21A से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है, मतलब डीस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन आएगा, आयरलैंड से प्रेरित है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखित किया गया है, किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखित किया गया है, तो भाग चौथा में का में उल्लेखित किया गया है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है, किसके बारे में लिखा गया है, राज्यसभा द्वारा विशेष संबोधन के बारे में, संसद का संविधान के बारे में, भारत के राष्ट्रपति के बारे में या संघ की राजभाषा के बारे में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन राज्य संघ की राजभाषा के बारे में। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, तो केंद्र और राज्य से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन आएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य कौन से इसमें से, तो ये सभी है मौलिक कर्तव्य, ये जो तीनों आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये सभी मौलिक कर्तव्य है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो श्री मानटेक सिंह थे। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के लिए हित संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 29 है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा डीपीएसपी जोड़ा गया, 42वें संशोधन में कौन सा डीपीएसपी जोड़ा गया, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबित किया जा सकता है, मौलिक अधिकार को आपातकाल के दौरान कब निलंबित किया जा सकता है, किस अनुच्छेद के दौरान, तो अनुच्छेद 359 के दौरान। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है, तो अनुच्छेद 167 परिभाषित करता है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल किया गया है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेजे जा सकते हैं, कौन से अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 175 है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्र भारत के प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, स्वतंत्र भारत के समय प्रमुख मुक्त चुनाव आयोग कौन थे, मतलब आर के त्रिवेदी थे। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संशोधन कब पारित किया गया था, 73वां और 74वां संशोधन कब पारित किया गया था, दिसंबर 1992 को पारित किया गया था। वहीं पर आपका 71 नंबर का क्वेश्चन है, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेशों पर है, केंद्र शासित प्रदेशों पर कौन से न्यायालय का है, कलकत्ता उच्च न्यायालय का। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था, उद्घाटन संसद भवन में प्रिंसेज के चैम्बर में हुआ था, किस चैम्बर में हुआ था, प्रिंसेज के चैम्बर में हुआ था, वो कब किया गया था, तो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इससे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था, राजस्थान के किस जिले में लागू किया था, नागौर में लागू किया गया था। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है भारत के संघ कार्यकारिणी में, तो राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, लोकसभा पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों एंग्लो इंडियन का नामांकन समाप्त कर दिया था, कौन सा विधानसभा मतलब संशोधन था जिसमें दोनों एंग्लो इंडियन के नामांकन समाप्त कर दिया गया था, तो 104वां संशोधन अधिनियम था जो 2019 में लागू किया गया था। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय में
अधीन है, किस मंत्रालय के अधीन है, तो गृह मंत्रालय के अधीन है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। किसे उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, तो संसद को अधिकार है। आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन आता है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है। कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा 124वां अनुच्छेद। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था। कौन सी भाषा थी जो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था, कौन सी भाषा थी, तो आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब इसमें से जितनी भाषाएं थी उसने जोड़ी गई थी। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा शासित है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। यह आप लोगों का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, 3:2 है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, कौन से मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे भारतीय राज्य व्यवस्था के जो 82 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों को करा दिया है। अगर इससे आगे आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट कर देना, अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन है ना, भारतीय राज्य व्यवस्था से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी में से पूछे जाएंगे। आप लोग इतना पढ़ लेना, इतना तैयार कर लेना। अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए ना, तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। साथ ही अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा सभी का, आप लोग वहां से देख सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को, मतलब नेक्स्ट क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी तरीके से कंप्लीट कराने वाला हूं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना। तो हम मिलते हैं एक नई शानदार क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।